लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोमांचक कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये गाथा है एक ऐसे अजेय योद्धा की जिसने अपने समय के सबसे विशाल और ताकतवर साम्राज्यों की नींव तक हिलाकर रख दी थी। एक ऐसा नाम जो साहस, अचूक रणनीति और स्वराज्य का दूसरा नाम बन गया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गहराई से इस बात को समझते हैं। इतिहास के गलियारों में एक बहुत ही ज्वलंत सवाल हमेशा गूंजता है। आखिर कैसे महज एक 16 साल के लड़के ने भारत के सबसे बड़े और खूंखार साम्राज्यों को सीधी चुनौती दे डाली। देखिए, ये किसी मामूली झड़प की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक तरह से डेविड बनाम गोलियात वाले महायुद्ध की शुरुआत थी, जहां एक अकेला युवा अकल्पनीय बाधाओं के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया था। अब इस अदम्य साहस की नींव रातों रात नहीं बल्कि बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में इस महान बालक का जन्म हुआ। लेकिन याद रखिए, एक महान योद्धा सिर्फ पैदा नहीं होता, उसे गढ़ा जाता है। माता जीजाबाई ने बचपन से ही उन्हें रामायण और महाभारत की जो वीर रस से भरी कहानियां सुनाई, और गुरु दादोजी कोंडदेव ने जो कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया, उसने इस युवा मन में वीरता और धर्म के संस्कार इतने गहरे कर दिए थे कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें डिगा नहीं सकती थी। अब इस असंभव से लगने वाले सपने यानी स्वराज्य की साहसिक शुरुआत कैसे हुई, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। स्वराज्य कोई ख्याली पुलाव नहीं था, ये एक परम लक्ष्य था, और इसकी रफ्तार सच में अजय। जरा सोचिए, महज 16 साल की आयु में तोराना किले पर विजय प्राप्त कर ली गई। इसके कुछ ही साल बाद राजगढ़ पर कब्जा कर लिया गया, और फिर अगले ही चरण में कुंढाणा और पुरंदर जैसे उन किलों को भी फतेह कर लिया गया जिन्हें कभी अजय माना जाता था। उस वक्त के स्थापित साम्राज्यों के मन में अब एक खौफ पनपने लगा था। ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने की साफ आहट थी। जाहिर है, इस बढ़ती ताकत से बीजापुर और मुगलों के साथ सीधा टकराव होना ही था। ये एक महायुद्ध की शुरुआत थी। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जैसे जैसे स्वराज्य की सीमाएं बढ़ी, विशाल मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत ने इस पूरे विद्रोह को कुचलने का मन बना लिया। युद्ध के मैदान में एक बेहद ऐतिहासिक विरोधाभास था। एक तरफ थीं मुगलों और बीजापुर की भारी भरकम विशाल पारंपरिक सेनाएं, और दूसरी ओर शिवाजी महाराज की बिजली जैसी तेज अप्रत्याशित छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला रणनीति। भारी संख्या बल को इस असाधारण फुर्ती और अचूक रणनीति ने बुरी तरह चकमा दे दिया। और फिर आता है वो प्रसंग जो किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स से बिल्कुल कम नहीं है। बीजापुर ने इस खौफ को खत्म करने के लिए अपने सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खान को भेजा। मकसद सिर्फ एक था, शिवाजी महाराज को खत्म करना। दोनों के बीच एक मुलाकात तय हुई। खान पूरी तरह से धोखे की फिराक में था, लेकिन शिवाजी महाराज, वो हर चाल के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों के भीतर छिपाए गए वाघ नख यानी टाइगर क्लॉज का ऐसा असाधारण और चतुर इस्तेमाल किया कि एक ही वार में अफजल खान का अंत हो गया। इस एक घटना ने पूरे भारत में तहलका मचाकर रख दिया। इसके बाद शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव पर सीधे और बेहद गहरे वार किए गए। शाइस्ता खां के शिविर पर किया गया वो आधी रात का अचूक अचानक हमला मुगल खेमे में दहशत फैलाने के लिए काफी था। और फिर स्वराज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सूरत पर की गई वो ऐतिहासिक रेड। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ सैन्य हमले नहीं थे, बल्कि उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और आर्थिक झटके थे। और इसके बाद आता है इतिहास का सबसे चालाक और रोमांचक अध्याय, आगरा से वो ऐतिहासिक फरारी। जब सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में बंदी बना लिया, तो एक पल को ऐसा लगा कि शायद इस शानदार गाथा का यहीं अंत हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो इतिहास की सबसे बड़ी हीस्ट जैसी नाटकीय फरारी की बस शुरुआत थी। पहला कदम, आगरा की अभेद्य सुरक्षा के बीच बंदी बनाया जाना। दूसरा कदम, एक बेहद चतुर योजना के तहत बीमारी का बहाना करके दान के लिए भारी मात्रा में मिठाई के टोकरे मंगवाना। और फिर तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर उन्हीं टोकरों में छुपकर बाहर निकल जाना। दुनिया के सबसे ताकतवर शासक की नाक के नीचे से इस तरह भाग निकलना सच में असीमित साहस का सर्वोच्च प्रमाण था। इस ऐतिहासिक वापसी के बाद समय आया स्वराज्य के आधिकारिक जन्म का, छत्रपति के भव्य राज्याभिषेक का। आगरा से सुरक्षित लौटकर ये पूरा संघर्ष एक शानदार युग में प्रवेश कर गया। साल 1674, ये वो साल है जो भारतीय इतिहास में एकदम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी साल
रायगढ़ किले पर वो ऐतिहासिक राजाभिषेक हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया। उन्हें आधिकारिक तौर पर छत्रपति की उपाधि दी गई। जो कभी एक असंभव सा सपना लगता था, वो अब एक मान्यता प्राप्त संप्रभु राज्य बन चुका था। अब एक महान योद्धा होने के साथ साथ वो एक बेहद दूरदर्शी शासक भी थे। आइए उनकी सशक्त नौसेना और न्यायपूर्ण प्रशासन पर नजर डालते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि एक महान शासक केवल अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी सोच से पहचाना जाता है। विदेशी ताकतों को रोकने के लिए समुद्र के रणनीतिक महत्व को उन्होंने बहुत पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि उन्हें गर्व से भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। सिंधुदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किलों का निर्माण करके उन्होंने भारत की पहली मजबूत, व्यवस्थित और स्थायी नौसेना की स्थापना की। ये उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता का एक अद्भुत उदाहरण है। और उनका प्रशासन, वो अपने समय से दशकों आगे था। 8 मंत्रियों का अष्टप्रधान मंडल जिसने पूरे शासन को सुचारू और प्रभावी बना दिया। एक बिल्कुल निष्पक्ष कर प्रणाली जिसने आम किसानों को सशक्त किया और उनका शोषण रोका। और इन सबसे ऊपर महिलाओं का पूर्ण सम्मान और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव। इस स्वराज्य की जड़ें न्याय, नैतिकता और समानता में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। और इसी के साथ हम आते हैं उनकी अमर विरासत पर। एक महान योद्धा और सच में जनता के राजा। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में इस महान शासक का निधन तो हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। और ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि स्वराज्य के संस्थापक के रूप में उन्होंने उस मराठा साम्राज्य की मजबूत नींव रखी जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास ही बदल दिया। छापामार युद्ध के उस्ताद के रूप में उन्होंने सैन्य रणनीतियों में एक पूरी क्रांति ला दी। और जनता के राजा के रूप में वो आज भी न्याय के प्रतीक हैं और करोड़ों लोगों के लिए एक अमर प्रेरणा हैं। इस अमर गाथा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। 17वीं सदी की ये रणनीतिक प्रतिभा और ये अदम्य साहस आज के समय में नेतृत्व के लिए क्या मायने रखता है? कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और उसकी बुद्धिमत्ता अकल्पनीय विपरीत परिस्थितियों में भी एक नया और सुनहरा इतिहास रच सकती है? सोचने वाली बात है। साहस और दूरदर्शिता के ये पाठ आज भी उतने ही शक्तिशाली और प्रासंगिक हैं जितने वे सदियों पहले थे।